अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और कौन कौन मंत्री होंगे, इसे लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। हलचल तब बढ़ी जब बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीएम हाउस पहुंच गए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। इससे पहले चिराग पासवान, विजय कुमार सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से मिल चुके थे। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सोमवार को ही जेडीयू विधायक दल की बैठक भी संभव है, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें वर्तमान विधानसभा को भंग करने और 18वीं विधानसभा के गठन की अनुशंसा की जाएगी। सोमवार देर रात या मंगलवार सुबह नीतीश अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे और नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। 22 नवंबर से पहले ही होगा, उसमें कहीं इफ बट किंतु परंतु नहीं है। संभवतः 20 तारीख को ही मान के चले, 20 तारीख 21 तारीख नहीं, यही है, यही आसपास होगा। इसी बीच 17 से 20 नवंबर तक के लिए पटना के गांधी मैदान को बंद रखने की बात कह दी गई है। इस दौरान आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है और माना जा रहा है कि 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर भले ही बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन सहयोगी दलों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार। एक इंटरव्यू के दौरान जब एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने चिराग पासवान से अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट ये गठबंधन के फिर वही भीतर वाली बातचीत है। मुझे नहीं पता कोई और प्रस्ताव आएगा नहीं आएगा, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई इफ बट नहीं है। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, मुझको बात समझ में नहीं आती। सूत्रों के मुताबिक नीतीश सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद ही सरकार गठन की कवायद तेज की जाएगी। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं जेपी नड्डा, ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी गृह मंत्री से मिले। बिहार में प्रचंड जीत के बाद आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, साथ में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। नई सरकार का गठन उसके पहले हो जाना है, इसलिए सूत्रों के माने तो बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति किसी वक्त कर सकती है और सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सोमवार को ही जेडीयू की विधायक दल की बैठक भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले वर्तमान विधानसभा भंग करने के बाद नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तय सीमा पे हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद एनडीए के नेता एक एक करके दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने पर सभी ने सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जो बिहार चुनाव के प्रभारी थे। धर्मेंद्र प्रधान से सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई और ये मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई। इस दौरान विनोद तावड़े भी मौजूद थे। इसके बाद जीतन राम मांझी भी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे और इन दोनों नेताओं के बाद चिराग पासवान ने भी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। नई सरकार के गठन से पहले एनडीए के नेताओं की धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो बिहार चुनाव में मिली जीत से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी गदगद है और पार्टी की नजर अब 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। इस बीच ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो 21 और 22 नवंबर को सीमांचल आएंगे और जनता को जीत के लिए धन्यवाद देंगे। इधर यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने पोस्ट कर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शौकत अली ने पोस्ट करके दावा किया है कि उनकी पार्टी यूपी के चुनाव में 200 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। दावों से समाजवादी पार्टी में खलबली मची तो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने सियासी पासा फेंकने में देर नहीं लगाई। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी का, मेरी हैसियत थोड़ी है कुछ, तो जाहिर है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुल के बात करता हूँ और करूँगा। ओवैसी की पार्टी ने बिहार की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था।
जिसमें से उसने 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। बिहार में मिले अप्रत्याशित जनादेश से कई राजनीतिक पंडित हैरान हैं। इधर यूपी में कई सियासी दलों की धड़कनें अभी से तेज है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सबसे ज्यादा चुनौती अखिलेश यादव के लिए है, जो इस बार जीतने का दावा कर रहे हैं। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। इसी बहाने अखिलेश ने दोनों डिप्टी सीएम के बहाने सीएम योगी पर तंज भी कसा। हमारे यूपी में एक मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री वो हैं जो हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। दिल्ली में 1 में 2 में लड़ाई है, 2 1 बनना चाहते हैं। अखिलेश ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो कम से कम यूपी में तो नहीं चलेगा। बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में बगावत हो गई है और यह बगावत लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि पिता लालू यादव को किडनी देने को लेकर उन पर सवाल उठाए गए हैं। 15 नवंबर को रोहिणी ने नम आंखों से पिता का घर छोड़ा और 16 नवंबर को एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी फैला दी। और काफी भावुक होते हुए रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया और तब लगवाई गंदी किडनी। रोहिणी ने अपना दर्द बयां करते हुए सभी बहन बेटियों को संबोधित किया और कहा, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई या उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। इस पोस्ट में रोहिणी ने न सिर्फ तेजस्वी पर प्रहार किया, बल्कि उनके दोस्त और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। किडनी के मुद्दे को लेकर रोहिणी ने बहुत लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें गुस्सा भी दिख रहा था और किडनी देने का पछतावा भी। इसीलिए उन्होंने बहन बेटियों को संबोधित करते हुए ये भी लिखा कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें। उन्होंने लिखा कि अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझसे ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो, ये उन्होंने लिखा है। इससे पहले रोहिणी ने एक भावुक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। रोहिणी ने यह भी लिखा कि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़कर आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। रोहिणी आगे लिखती हैं, आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तो रोहिणी आचार्य दोनों सोशल मीडिया पोस्ट में बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। 15 नवंबर को रात में घर छोड़ते वक्त भी वो काफी दुखी दिखी और जाते जाते तेजस्वी और संजय यादव को आड़े हाथों लिया था। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। लालू यादव की बेटी और तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य गुस्से में थीं और रात में ही घर छोड़ दिया। बाहर निकली तो पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी और उनके सलाहकार दोस्त संजय पर गंभीर आरोप लगा दिया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको, जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। रोहिणी ने आरोप लगाया कि हार की जिम्मेदारी न तो संजय ले रहे हैं और न ही कोई और। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी ने हार की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। रोहिणी का दर्द सामने आने के बाद भाई तेज प्रताप भड़क उठे। सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की ओर से जारी एक पोस्ट में लिखा गया कि इस घटना ने दिल झकझोर दिया। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने भी लालू राबड़ी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।
तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से जारी पोस्ट में लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके, आरोप लगाया कि चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। पिताजी एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। लालू परिवार में इस कलह पर जेडीयू ने सवाल किया। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? लालू परिवार के झगड़े पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। सवाल है कि जब भाई बहन के बीच झगड़ा सुलझ गया था तो अब इस झगड़े की शुरुआत कैसे हुई? सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी हार की जिम्मेदारी रोहिणी पर डाल रहे थे और यहीं से विवाद बढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए रोहिणी से कहा कि तुम तो बहुत खुश हो रही होगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। इस पर रोहिणी ने कहा कि माता पिता के सामने तुम जैसा व्यवहार कर रहे हो तो मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं, और जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो अभी और देखना मेरी बद्दुआ तुमको लगेगी। सूत्रों के मुताबिक जब रोहिणी और तेजस्वी में तीखी बहस हो रही थी तो उस वक्त लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी की पत्नी समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। रोहिणी जब जाने लगी तो लालू यादव और राबड़ी देवी भावुक थे, वहीं सभी बहनें तेजस्वी के खिलाफ दिखी। लेकिन सवाल है कि जब रोहिणी ने तेजस्वी की सीट और एक दो क्षेत्रों को छोड़कर कहीं और प्रचार करने नहीं गई तो फिर तेजस्वी हार का ठीकरा रोहिणी पर क्यों फोड़ रहे हैं? जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आज वो खुद के परिवार के अंदर न्याय नहीं कर सके, इसको बिहार की जनता देख रही है। बेटी जिसने किडनी दिया है वो इस तरह का बयान देके चली गई, जिसको कहा जा सकता है कि अच्छी नहीं है। मामा साधु यादव ने लालू परिवार से एकजुट होने की अपील की। जैसे गांव में कहावत है ना कि गांव फूटे तो जवार लूटे और घर फूटे तो गंवार लूटे, इसलिए सबको एक होना चाहिए। इस विवाद पर जब आरजेडी से सवाल किया गया तो पार्टी प्रवक्ता ने कहा, परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। बिहार चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद लालू परिवार का झगड़ा अब खुलकर लोगों के सामने आ गया है। रोहिणी एक बार फिर मीडिया के सामने आई और फिर से तेजस्वी को निशाने पर लिया। पत्रकारों ने जब चप्पल वाली बात रोहिणी से पूछी तो रोहिणी ने रूंधे हुए गले से कहा, उनसे जाकर पूछिए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, तमीज से जाके पूछिए। रोहिणी ने इशारों पर तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या हर बार सारा बलिदान बेटियां ही देंगी? कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी? बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हार के बाद लालू परिवार की अंदरूनी घमासान कब थमेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। रोहिणी आचार्य के बयान के बाद बिहार का महिला आयोग भी सक्रिय हो गया है। अब इंतजार किया जा रहा है कि अगर रोहिणी कोई शिकायत दर्ज करवाती हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। रोहिणी के आरोप इतने गंभीर हैं कि हर कोई हैरान है। रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया है चप्पल दिखाने और उनको बेइज्जत करने की बात है, तो उन्होंने आरोप लगाया है, तो ये बहुत संगीन आरोप है और अपराध की श्रेणी है। उधर लालू परिवार लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर भी है। पहले भाई को अब बहन को, ये मानसिकता कहीं उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, तो राजनीति से समाप्त हो जाएंगे। परिवारवादी लोग हैं, राजनीति को अपना जागीर समझते हैं, इसलिए इनकी परेशानी स्वाभाविक है। लालू परिवार चाहता है कि मामला ज्यादा न बढ़े और इसी वजह से खामोश है, लेकिन पटना से दिल्ली तक इस घरेलू विवाद पर घमासान जारी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सियासी विवाद सिर्फ लालू यादव के परिवार में हो रहा है। इससे पहले भी कई परिवारों में ऐसे सियासी विवाद देखे जा चुके हैं और यही वजह है कि कुछ नेता इस पर सोच समझकर टिप्पणी कर रहे हैं। परिवार के सियासी पचड़े में चिराग पासवान भी फंस चुके हैं। यही वजह है कि इस घटना को बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं। मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है।
चिराग पासवान ने प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द लालू परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए। इसी तरह कुछ और नेता भी हैं जो इस विवाद के जल्द खत्म होने की दुआ कर रहे हैं। देखिए, बड़ी तकलीफ की बात है कि एक ही परिवार के अंदर, और ऐसे वक्त में जब बिहार का भविष्य तय होने वाला है, जब किसी परिवार में फूट पड़ती है तो उसका दर्द परिवार के बड़े बुजुर्गों से ज्यादा शायद किसी को नहीं होता, और यही हाल इस वक्त लालू यादव का है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी महाराज का सम्मान बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भुनाने की कोशिश की है, जिसकी तस्वीर नवी मुंबई से सामने आई। पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए अमित ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक पहुंच गए और जबरन इस प्रतिमा का अनावरण कर दिया। दरअसल नवी मुंबई के नेरुल क्षेत्र में कई महीने पहले ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इसका अनावरण अब तक नहीं किया गया था, जिसको लेकर अमित ठाकरे में गुस्सा था और उन्होंने जबरदस्ती अनावरण कर दिया। अमित ठाकरे को पता है कि ऐसा करने से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन इसके लिए वो तैयार हैं। मला वाटतं की माझी पहिली राजकीय केस किंवा जे काय ती महाराजांसाठी असेल तर मला खूप आनंद होईल त्याचा। ये प्रतिमा कपड़े से ढकी गई थी, जिसे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवाजी का अपमान बताया। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विवाद बढ़ने के बाद अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को लेकर ऐसा बयान दिया था जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। आगर मालवा में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए इंदर सिंह परमार ने राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बता दिया था। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। राजा राम मोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं। गलती से त्रुटि से बयान मुंह से निकल गया है, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। लेकिन कांग्रेस ने उनके बयान की कड़ी निंदा की और मंत्री जी की इतिहास की समझ पर सवाल उठाया। आपको अगर इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य, जो कि उच्च शिक्षा विभाग आपके हाथों में है, वो कहीं न कहीं खतरे में है। विवाद बढ़ने के बाद इंदर सिंह परमार ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन इस पर विवाद थमता नजर नहीं आया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में आखिरी दिन कई दिग्गजों के साथ हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा 7 नवंबर से शुरू हुई थी और 3 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरी। पदयात्रा का आखिरी दिन बेहद खास रहा। यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मथुरा पहुंचे। यात्रा में कुछ दूर चलने के बाद सीएम मोहन यादव धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हाईवे पर बैठ गए और खाना खाया। इनके अलावा वृंदावन में आयोजित सभा में जगतगुरु रामभद्राचार्य और मशहूर कथावाचक अद्वैताचार्य समेत कई साधु संत पहुंचे। यात्रा के समापन के मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सामाजिक समरसता के लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। मन से जारी रहेगी यात्रा, विचारों से जारी रहेगी यात्रा, विश्राम नहीं लेगी जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाए। यात्रा का अंतिम दिन बेहद भव्य रहा। भक्तों के जयकारे, भजन कीर्तन और ढोल नगाड़ों की धुन से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब उमर के आतंकी रूट मैप का खुलासा हुआ है। सैकड़ों सीसीटीवी वीडियो खंगाले जाने के बाद यह पता चला है कि कैसे आतंकी उमर मौत का सामान लेकर दिल्ली के चक्कर काट रहा था। लाल किले के पास ब्लास्ट से पहले मौत का सामान लेकर आतंकी उमर 13 दिन से दिल्ली में घूम रहा था। विस्फोटक से भरी कार लेकर आतंकी उमर दिल्ली के सबसे पॉश और संवेदनशील इलाके इंडिया गेट गया। इसके बाद वो कर्तव्य पथ पर भी गया। आतंकी उमर विस्फोटक भरी कार लेकर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके कनॉट प्लेस गया और रेल भवन की भी उसने रेकी की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मयूर विहार, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लेकर आतंकी उमर लुटियन जोन में भी कार लेकर घूमता रहा। 13 दिनों तक आतंकी उमर ने दिल्ली की अच्छे से रेकी की और फिर मौका पाकर उसने लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 पर कार में ब्लास्ट कर दिया। दिल्ली को दहलाने वाले, बेगुनाहों को मारने वाले आतंकी उमर की तस्वीर को भी देखिए। धमाके के पहले की ये वो तस्वीर है जब आतंकी उमर दिल्ली में बेखौफ घूमता दिखा था। आतंकी उमर ने जिस i20 कार दिल्ली में ब्लास्ट की, उसे लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। ब्लास्ट वाली उसी i20 कार का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया,
जिसमें वो कार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी नजर आई है। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i-20 कार का एक ताजा वीडियो सामने आया, जिसने अल फलाह यूनिवर्सिटी को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। ये वीडियो 30 अक्टूबर का है, जब i-20 कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर 2025 को i-20 कार अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई थी। 29 अक्टूबर को शाम 6:36 पर कार यूनिवर्सिटी के कॉमन पार्किंग एरिया में खड़ी थी। 29 अक्टूबर शाम 8:18 पर इस कार को हॉस्टल एरिया में खड़ा देखा गया और फिर अगले दिन 30 अक्टूबर को कार सुबह 7:30 बजे पार्किंग एरिया में खड़ी थी। 30 अक्टूबर को ही दोपहर 2:41 पर कार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि यूनिवर्सिटी में कार लेकर उमर आया था या फिर कोई और कार चला रहा था। अब तक की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उससे लग रहा है कि आतंकियों की साजिश बड़ी गहरी थी, क्योंकि दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में अब सनसनीखेज सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस पुलिस को मिले हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं जबकि एक खाली खोखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 9mm कैलिबर के कारतूस आम लोगों के लिए बैन होते हैं। कोई भी आम नागरिक अपनी लाइसेंसी बंदूक में 9mm कैलिबर के कारतूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्लास्ट वाली जगह पर मिले 9mm के कारतूस किसके हैं। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल नहीं मिली है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि ये कारतूस किसी पुलिस वाले के हो सकते हैं, लेकिन जब मौके पर मौजूद रहे सुरक्षा कर्मियों के कारतूस चेक कराए गए तो किसी के कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वहां कोई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे जो गोलीबारी करके लोगों की जान लेना चाहते थे। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर दिल्ली और हरियाणा पुलिस, सभी के सामने ब्लास्ट वाली कार की गुत्थी सुलझाना अभी भी पहेली है, क्योंकि इस कार को 7 बार खरीदा गया, 7 बार बेचा गया, लेकिन असल में कार किसकी थी और ब्लास्ट के समय कार में कौन सवार था, ये रहस्य है। कार की इसी पहेली को सुलझाने में जम्मू कश्मीर पुलिस अब जी जान से जुट गई है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में पुलिस ने कई टीमें बनाकर कार डीलरों के यहाँ छापा मारा और गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की। ये जांच इसलिए भी की गई है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जिस i-20 कार का इस्तेमाल हुआ वो कार फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल करके कई बार खरीदी गई थी। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच करने के लिए हरियाणा पुलिस की भी एक टीम नूह पहुंची। नूह की हिदायत कॉलोनी में पुलिस ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जांच की। दिल्ली ब्लास्ट केस का असली खुलासा तभी होगा जब पुलिस इन डॉक्टर्स को फंड करने वाले लोगों का पता लगाएगी, क्योंकि बड़ा सवाल अभी तक यही बना हुआ है कि इन डॉक्टर्स के पास हथियार और विस्फोटक खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। डॉक्टरों का चोला ओढ़कर देश को दहलाने की साजिश रच रहे डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट की जांच भी जांच एजेंसियों ने शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। दावा है कि ये पैसे जैश के हैंडलर की तरफ से भेजे गए थे। हवाला के जरिए जैश ने आतंकी गतिविधियों में शामिल इन डॉक्टरों तक पैसे पहुंचाया, जिसके बाद करीब 3 लाख रुपए इन डॉक्टरों ने फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च किए। खबर है कि पैसों को लेकर डॉक्टर उमर और शाहीन के बीच विवाद भी हुआ था। जानकारी मिल रही है कि आतंकी मेवात के एक एजेंट के जरिए हवाला नेटवर्क के संपर्क में आए थे। एजेंट ही इनको टेरर फंडिंग के लिए हवाला से आ रहे रुपए लाकर मुहैया कराता था, जिससे ये हथियार और विस्फोटक खरीद रहे थे। पुलिस संदिग्ध डॉक्टर्स के टेरर फंडिंग का पता लगा रही है, तो जांच में जुटी पुलिस और एजेंसियों को कई और अहम सुराग हाथ लग रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि डॉक्टर उमर, शाहीन और मुजम्मिल यूनिवर्सिटी से एक साथ छुट्टी लेते थे और इन्हें छुट्टी मिल भी जाती थी। ये ऐसा खुलासा है जिसने पूरी जांच को ही एक अलग दिशा में मोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी में इतनी छुट्टियां नहीं दी जाती, लेकिन डॉक्टर उमर, शाहीन और मुजम्मिल को बिना नोटिस के कई महीनों की छुट्टियां मिलती थी। वो वापस आते थे और फिर उन्हें ड्यूटी पर रख लिया जाता था। ये ऐसा खुलासा है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल इस जांच का विषय है कि दिल्ली ब्लास्ट में यूनिवर्सिटी की संलिप्तता थी कि नहीं, लेकिन इस घटना से इस्लामिक आतंकवाद का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। इस्लामिक जिहादी आतंकवाद पूरे विश्व के अंदर चरम पर है। इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर हिंसा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार हो रहा है।
शुक्रवार रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट की जांच भी अब तेज हो गई है। जांच एजेंसियों ने पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर बारूद की जांच करते समय धमाका कैसे हुआ। धमाके की जांच के लिए सीएफएसएल, एनआईए, एनएसजी की टीमें श्रीनगर पहुंची और नौगाम पुलिस स्टेशन का दौरा किया। कुलगाम पुलिस ने तो जिले की केमिकल और खाद्य दुकानों में भी जांच की और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि अमोनियम नाइट्रेट और संवेदनशील रसायन की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें। गौरतलब है कि नौगाम थाने में फरीदाबाद से मिले विस्फोटक को जब्त करके जांच के लिए लाया गया था, लेकिन शुक्रवार को विस्फोटक का सैंपल लेते समय विस्फोटक में ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। जांच टीमें अब ये पता लगा रही हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक और नौगाम थाने लाए गए विस्फोटक एक थे या दोनों विस्फोटक अलग अलग थे। दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके में हर रोज एक्शन हो रहा है और इस बीच काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर ने प्रियंका शर्मा नाम की डॉक्टर को हिरासत में लिया था। दिल्ली धमाके में गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन और बाकी आरोपियों की कॉल डिटेल से डॉक्टर प्रियंका शर्मा के बारे में पता चला, जो हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है और अनंतनाग में रहती है। इसी के चलते 29 साल की प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया। हालांकि 1 घंटे की पूछताछ के बाद प्रियंका को छोड़ दिया गया। बहुत सारे डॉक्टर्स को लेके गए यहाँ पे जो साथ में काम करते थे उनके, तो उन सब का फोन एक बार इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया है और मेरे को भी यही बोल के लिया है कि कोई बात नहीं, आपका सिर्फ फोन ले रहे हैं, बाकी आप घर पे जाओ, कोई घबराने की बात नहीं है, 1-2 दिन में हम आपका फोन भी दे देंगे। डॉक्टर आदिल प्रियंका का सीनियर था, जिसके चलते काम के सिलसिले में दोनों की फोन पर बात होती थी और इसी शक पर प्रियंका से पूछताछ की गई। महाराष्ट्र के नासिक में गोविंद नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क के किनारे एक संदिग्ध बॉक्स पड़ा मिला। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग दहशत में आ गए। संदिग्ध बॉक्स की खबर तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची। आसपास के इलाके को घेर लिया गया और फिर छानबीन शुरू की गई। इस बीच बम स्क्वाड का एक सदस्य पूरी तैयारी के साथ संदिग्ध बॉक्स के पास पहुंचा और उसकी जांच की। जांच के दौरान बॉक्स में जन्मदिन की पार्टी में इस्तेमाल होने वाले पटाखे निकले, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल दिल्ली धमाके के बाद डर का माहौल है और यही डर नासिक के लोगों में उस वक्त दिखा जब उन्हें संदिग्ध बॉक्स के बारे में पता चला। महाराष्ट्र के वसई से परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर स्कूल 10 मिनट देर से पहुंचना छात्रा की जिंदगी पर भारी पड़ गया। आरोप है कि लेट पहुंचने की वजह से टीचर ने उसे वो सजा दी जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल मासूम छात्रा हर दिन की तरह 8 नवंबर को भी स्कूल गई थी, लेकिन उस दिन वो 10 मिनट के लिए लेट हो गई, जिस पर टीचर का पारा हाई हो गया और उसे स्कूल बैग के साथ 100 उठक बैठक करने की सजा सुना दी। टीचर के डर से मासूम ने उठक बैठक तो लगा दी, लेकिन घर लौटने पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। कई दिन तक मासूम का अस्पताल में इलाज चला, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो मुंबई रेफर किया गया। लेकिन टीचर के 3rd डिग्री टॉर्चर का शिकार मासूम दोबारा उठ नहीं सकी और आखिरकार बाल दिवस के दिन यानी 14 नवंबर को उसकी सांसों की डोर टूट गई। वहीं अब इस मामले पर राजनीति जोर पकड़ रही है। घटना से आक्रामक महाराष्ट्र नव निर्माण सेना संबंधित स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है। साथ ही उठक बैठक कराने वाले टीचर पर कार्रवाई होने तक ताला न खोलने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के धुले में महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। अब पुलिस ने पति और ससुराल वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गायत्री की उम्र 25 साल थी और जिन 2 बच्चों के साथ वो कुएं में कूदी, उसमें से एक बच्चे की उम्र 5 साल जबकि दूसरी बच्चे की उम्र 3 साल थी। मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों के शव बाहर निकाले गए। परिवार ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने गायत्री को प्रताड़ित किया और आत्महत्या के लिए उकसाया, जिसके बाद पुलिस ने ससुराल वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक दरोगा हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। आरोप है कि दरोगा अंकित यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जांच में पता चला कि अंकित यादव महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। यहीं पर उसकी दोस्ती किरण से हो गई थी। 12 नवंबर को अंकित किरण को लेकर घूमने निकला, लेकिन दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया और गुस्से में अंकित ने लोहे के रॉड से किरण की हत्या कर दी। किरण का शव नग्न अवस्था में सड़क किनारे पड़ा था, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। शव के 20 मीटर के दायरे में खून बिखरा था और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। परिवार का आरोप है कि हत्या में सिर्फ अंकित ही नहीं बल्कि किरण का पति भी शामिल है। अंकित दरोगा हमारे बलोच साहब जो किरण का पति था वो सीआरपी में है। सब जो मिलजुल कर जो है बहन का अपहरण करके हत्या कर। फिलहाल पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया लोहे का रॉड बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 4 मंजिला बैंक्वेट हॉल आग की लपटों में घिर गया। हादसे में एक व्यक्ति के झुलसने से
मौत हो गई। आग इतनी तेज फैली कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथी मंजिल तक इमारत का हर हिस्सा धधक उठा। इस बीच सूचना मिलने पर दमकल की 4 से 5 टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग का दायरा इतना ज्यादा था कि फायर फाइटर्स को भी आग पर काबू पाने में काफी वक्त लग गया। इस दौरान आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक ने आग से बचने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। वहीं हादसे में बैंक्वेट हॉल में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। ये हादसा गोरखपुर तारामंडल रोड पर मौजूद नौका विहार के पास हुआ। फिलहाल आग लगने का कारण साफ नहीं है। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां के अमरेली जिले के एक गांव में शेरों ने आक्रमण कर दिया। शेरों ने काफी देर तक गांव में कोहरा मचा कर रखा। एक नहीं, 2 नहीं, 5 शेरों के झुंड ने गांव में एंट्री ली। जैसे ही गांव में घूम रहे जानवरों की नजर जंगल के राजा शेर पर पड़ी, जानवरों में भागम भाग मच गई। गांव में जानवर खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे, लेकिन शेर तो शेर है। उसने एक बछड़े को सबसे पहले अपना शिकार बनाया और उसके बाद एक और जानवर उसका निवाला बना। बछड़े का शिकार कर शेरों का झुंड गांव के अंदर पहुंचा। जहां जहां शेर जाते वहां अफरा-तफरी मच जाती। सीसीटीवी में कोई इंसान नहीं दिखा, लेकिन जानवरों के लिए इन खूंखार शेरों से बचना मुश्किल हो गया। जानवर करते भी तो क्या करते, एक से बचते तो दूसरा आ जाता और दूसरे से बचते तो तीसरा सामने। काफी देर तक गांव में रहने के बाद शेर वहां से हाईवे की तरफ निकल गए।